हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरुण कुमार शर्मा, आपका बायोलॉजी टीचर, हमारे YouTube चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम निषेचन पूर्व परिघटनाएं यानी कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी, और निषेचन पश्च परिघटनाएं दैट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स यानी कि लैंगिक जनन की परिघटनाओं के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन की परिघटनाएं 3 प्रकार की होती हैं: फर्टिलाइजेशन से पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इवेंट्स में पहले स्टार्ट करेंगे निषेचन पूर्व परिघटनाएं दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। वे इवेंट्स जो फर्टिलाइजेशन यानी कि सिनगैमी से पहले होते हैं, अर्थात 2 गैमीट्स के फ्यूजन से पहले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। और ये इवेंट्स जो होते हैं उसमें 2 इवेंट्स होते हैं मेन, एक युग्मक जनन गैमिटोजेनेसिस और युग्मक स्थानांतरण यानी कि गैमेट ट्रांसफर। सबसे पहले गैमीट्स बनते हैं और फिर ट्रांसफर होते हैं। सबसे पहला है गैमेटोजेनेसिस यानी कि युग्मक जनन का मतलब क्या है कि चाहे वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो, यानी कि अगुणित और द्विगुणित ऑर्गेनिज्म हो, उनके अंदर अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन। यानी कि अगुणित जीवों में अथवा द्विगुणित जीवों में अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन यानी कि गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। अब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब क्या होता है कि जब किसी ऑर्गेनिज्म में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या पेयर्स में प्रेजेंट नहीं होती, दैट इज सिंगली प्रेजेंट होती है, अलग अलग प्रेजेंट होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? हैप्लॉइड कंडीशन। और ऑर्गेनिज्म भी हैप्लॉइड कहलाता है। जबकि अगर किसी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स की संख्या यानी कि क्रोमोसोम का जो नंबर है वो पेयर्स में होता है, यानी कि जोड़ों में होता है, युग्म में होता है, तब उसे हम डिप्लॉइड कंडीशन यानी कि द्विगुणित कंडीशन बोलते हैं। तो अगुणित युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया किसी में हो, चाहे वो हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो डिप्लॉइड हो, उसे हम क्या बोलते हैं? युग्मक जनन। अब युग्मक जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, समयुग्मक और विषम युग्मक। समयुग्मक को हम आइसोगैमीट्स बोलते हैं, विषम युग्मक को हम हेटेरोगैमीट्स बोलते हैं। आइसो माने सेम, सम माने समान। तो जब युग्मक एक जैसे होंगे यानी कि फ्यूज होने वाले गैमेट्स समान प्रकार के होंगे, उनके आकार, साइज, शेप सेम होगा, तब उसे हम क्या बोलते हैं? समान युग्मक यानी कि समयुग्मक। एग्जांपल कुछ सवाल जैसे क्लेडोफोरा में ये 2 गैमेट्स हैं, दोनों सेम नजर आ रहे हैं आपको। इसके बाद विषम युग्मक मतलब विषम, हेटेरो माने डिफरेंट। तो जब 2 अलग अलग प्रकार के गैमेट्स होते हैं, एक बड़ा और एक छोटा होता है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? विषम युग्मक, हेटेरोगैमेट्स। और ये 2 प्रकार के, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मक नॉर्मली छोटा होता है और मादा युग्मक नॉर्मली बड़ा होता है। नर युग्मक को पुंगड़ू यानी कि इंग्लिश में एंथ्रोजॉइड बोलते हैं या शुक्राणु अथवा स्पर्म बोलते हैं। मादा युग्मक को अंडाणु या अंड बोलते हैं, इंग्लिश में ओवम या एग बोलते हैं। इसके एग्जांपल कुछ सवाल जैसे फ्यूकस और मनुष्य के विषम युग्मक। अब हम युग्मक जनन के दौरान यानी गैमेटोजेनेसिस के दौरान कोशिका विभाजन पढ़ेंगे कि गैमीट बनते समय, गैमेटोजेनेसिस के समय किसी ऑर्गेनिज्म में जो डिवीजन होता है, सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, वो किस प्रकार का होता है। अब अगर कोई ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है यानी कि अगुणित है, अगुणित का मतलब अभी हमने पढ़ा था कि अगुणित का मतलब जब क्रोमोसोम नंबर पेयर्स में प्रेजेंट नहीं होते। अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अगुणित नंबर है उसका, यानी कि क्रोमोसोम्स जो है पेयर्स में नहीं है, अगुणित उसकी प्लांट बॉडी है या अगुणित जो है उसका शरीर है, तो उसको हम जब एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें जब डिवाइड होकर युग्मक बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, तो उसमें जो डिवीजन होगा वो हमेशा समसूत्री होता है। समसूत्री का मतलब माइटोसिस होता है। और जब किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी द्विगुणित होती है यानी कि डिप्लॉइड होती है, जिसे हम 2n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर जब हैप्लॉइड गैमीट्स बनेंगे तो डिवीजन हमेशा क्या होगा? अर्धसूत्री।
यानी कि मियोसिस होगा। अब समसूत्री यानी कि माइटोसिस अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या है? एक ऐसा डिवीजन जिसमें एक कोशिका से, एक सेल से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है और नई बनी पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका के समान होती है। हम उसे क्या बोलते हैं? समसूत्री या माइटोसिस। नाम समझना, सम माने सेम, क्रोमोसोम नंबर मदर में भी सेम, डॉटर में भी सेम। लेकिन अर्धसूत्री मतलब अर्ध माने आधा, और मियोसिस का मतलब क्या हुआ? अर्धसूत्री का मतलब कि जब एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं और उन नई बनी डॉटर सेल्स में गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या माता कोशिका से आधी रह जाती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? अर्धसूत्री विभाजन। यानी कि अगर अगुणित प्लांट बॉडी से गैमीट्स बनेंगे तो डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस यानी कि समसूत्री। और जब द्विगुणित पादप शरीर से गैमीट्स बनेंगे तो विभाजन कौन सा होगा? अर्धसूत्री यानी कि मियोसिस। इसके एग्जाम्पल है मोनेरा यानी कि बैक्टीरिया और अन्य प्रोटोजोन्स, अधिकांश शैवाल में, कवक में और ब्रायोफाइटा में, क्योंकि इनकी प्लांट बॉडी बेसिकली क्या होती है? हैप्लॉइड होती है, अर्थात अगुणित होती है। लेकिन जो द्विगुणित पादप शरीर वाली बॉडी है कौन कौन सी है? टेरिडोफाइटा। यानी कि ये जो विभाजन है मियोसिस कहाँ कहाँ होगा? टेरिडोफाइटा में, एंजियोस्पर्म्स में, आवर्तबीजी में और अधिकांश जंतु में। अब हम युग्मक स्थानांतरण यानी कि गैमेट ट्रांसफर के बारे में पढ़ेंगे, जो सेकेंड पार्ट है किसका? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का। युग्मक का स्थानांतरण से मतलब कि गैमीट्स का बनकर दूसरी जगह जाना, जिससे दो गैमीट्स आपस में फ्यूज हो सके। अब नर और मादा दोनों ही गैमीट्स मोटाइल हो सकते हैं, चल हो सकते हैं, और कहीं पर केवल नर गैमीट ही मोटाइल होता है, फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल यानी कि अचल होता है। तो नर और मादा दोनों ही प्रकार के युग्मक कहाँ मोटाइल होते हैं? वो होते हैं कुछ कवक और कुछ शैवाल्स में। वहां पर कुछ एल्गी और कुछ फंजाई में मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट मोटाइल होते हैं, चल होते हैं, और वो एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं। और जल अधिकांश जगह यहां पर नर युग्मों को ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, फंजाई में, एल्गी में। लेकिन जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं नॉर्मली, उनमें नर युग्मक मोटाइल होता है और मादा युग्मक अचल यानी कि नॉन मोटाइल होता है, उसमें चलन की क्षमता नहीं होती। जैसे अधिकांश जीव जितने भी होते हैं उनमें नर गैमेट यानी कि नर युग्मक जो होता है वो तो मोटाइल होता है, लेकिन मादा युग्मक क्या होती है? नॉन मोटाइल होता है, यानी कि उसमें चलने की क्षमता नहीं होती, स्टेशनरी बोलते हैं इसको। अब जो हायर ऑर्गेनिज्म है यानी कि हायर प्लांट्स की बात कर रहे हैं हम, हायर प्लांट्स में पोलन ट्यूब यानी कि परागनलिका पुष्पीय पौधों में वो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट की ओर लेकर जाती है। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बाद अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। यह निषेचन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की घटनाओं का सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, सेकंड स्टेप निषेचन है और थर्ड स्टेप है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि निषेचन पश्च अवस्थाएं है। अब जो फर्टिलाइजेशन या निषेचन का मतलब क्या है कि समान अथवा असमान जनकों के युग्मकों का, हैप्लॉइड युग्मकों का, गैमीट्स का आपस में संपूर्ण यानी कि कंप्लीट और परमानेंट यानी कि स्थायी फ्यूजन, जिसके परिणाम स्वरूप एक द्विगुणित संरचना जिसका नाम युग्मनज होता है, बनता है, फर्टिलाइजेशन कहलाती है। यानी कि सीधी सी बात है, फर्टिलाइजेशन को हम एक लाइन में कैसे समझेंगे कि समान और असमान जनक के, जो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं, डिप्लॉइड भी हो सकते हैं, युग्मक जो हैप्लॉइड होंगे हमेशा, हैप्लॉइड युग्मकों का आपस में फ्यूजन यानी कि संलयन, और उसके परिणाम स्वरूप युग्मनज यानी कि डिप्लॉइड जायगोट का बनना। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। अब फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप है वो इसलिए है कि इसके दो मेन इंपॉर्टेंस है। नंबर वन कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं मियोसिस से। अब जब हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं तो हायर ऑर्गेनिजम्स में, हायर प्लांट्स में, हायर एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और हायर ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। इसका मतलब जो नया जीव बनेगा वो भी द्विगुणित बनेगा। तो लेकिन अगर हैप्लॉइड गैमेट से उनका फ्यूजन ना होता तो
द्विगुणित जायगोट ना बनता, और द्विगुणित जायगोट ना बनेगा तो जीव भी द्विगुणित नहीं बनता। इसका मतलब ये फर्टिलाइजेशन द्विगुणित जायगोट बनाते समय जो किसी भी जाति की क्रोमोसोम नंबर है, संख्या है, उसको दोबारा से रीस्टैब्लिश करता है, पुनः स्थापित करता है। दूसरा, मियोसिस से जब गैमीट्स बनते हैं तो उनमें क्रॉसिंग ओवर होती है, और क्रॉसिंग ओवर के कारण, विनिमय बोलते हैं हिंदी में, क्रॉसिंग ओवर के कारण उनमें वेरिएशन क्रिएट होती है। वेरिएशन क्रिएट होने के बाद, वेरिएशन बनने के बाद जब गैमीट्स बनते हैं तो वो गैमीट्स जब फ्यूज होकर युग्मनज बनाते हैं, और युग्मनज से जब नया जीव बनता है तो उसमें वेरिएशन क्रिएट होते हैं, और वेरिएशन जैव विकास का महत्वपूर्ण बिंदु है। यानी कि जैव विकास इवोल्यूशन के लिए विभिन्नताएं होना जरूरी है। तो इसीलिए जैव विकास इनमें होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ऑर्गेनिज्म बनते हैं, युग्मनज से बनते हैं, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फर्टिलाइजेशन से जब युग्मनज बनता है तो उनमें जो वेरिएशन क्रिएट होते हैं उससे उनमें जैव विकास होता है, और जीव कठिन जो वातावरणीय परिस्थितियां होती है उनमें अपने आप को बेटर अडेप्ट करता है, बेटर अपने आप को बेहतर अनुकूलित कर लेता है। इसीलिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है। इसके साथ हमें एक पॉइंट और पता होना चाहिए कि अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है। अभी हमने क्या पढ़ा कि निषेचन में या नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हैप्लॉइड गैमीट फ्यूज होकर जायगोट बनाते हैं, जायगोट से नया ऑर्गेनिज्म बनता है। लेकिन कभी कभी किसी ऑर्गेनिजम्स में, किन्हीं ऑर्गेनिजम्स में जो एग सेल होती है यानी कि अंड कोशिका यानी कि मादा युग्मक बिना निषेचन के नया जीव निर्माण कर लेते हैं। इस घटना को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन यानी कि पार्थिनोजेनेसिस। तो इसको हमें समझने के लिए तीन बातें समझ में आनी चाहिए। क्या? मादा युग्मक बिना निषेचन के नया जीव, यानी कि मादा युग्मक जब बिना निषेचन के नया जीव बनाता है, इस घटना को हम क्या बोलते हैं? अनिषेक जनन। इसकी जो एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन में। इसके एग्जाम्पल है रोटीफर्स। दूसरा एग्जाम्पल है इसका क्रस्टेशियन, ऑर्थ्रोपोड है एनीलिड्स। इसके अलावा कुछ कीट जैसे मधुमक्खी, कुछ छिपकली, लिजर्ड तथा पक्षी, टर्की। ये इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू में बहुत पूछे जाते हैं कि पार्थिनोजेनेसिस किस में होती है। और नॉर्मली पार्थिनोजेनेसिस से जो नया जीव बनता है वो एगोनित यानी कि हैप्लॉइड होता है। अब इसके बाद जो निषेचन है वो दो प्रकार का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, कि उनका जो युग्मक है उनका फ्यूजन संलयन किस स्थान पर हो रहा है। नॉर्मली दो जगह होता है, या तो बॉडी के बाहर या मादा जनक की बॉडी के अंदर। तो इसके आधार पर निषेचन दो प्रकार का होता है। पहला है बाह्य निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और दूसरा है आंतरिक निषेचन यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन। नाम से पता चल रहा है, एक्सटर्नल माने बाहर, इंटरनल माने अंदर। यानी कि जब दो युग्मकों का संलयन यानी कि फ्यूजन मादा जनक की बॉडी के बाहर यानी कि जल में, नॉर्मली कहां होता है वो? जल में, एक्सटर्नल मीडियम में होता है, यानी कि बॉडी के बाहर होगा, बॉडी के अंदर नहीं होगा। तब उस प्रकार के फर्टिलाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? बाह्य यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। लेकिन जब दो गैमीट्स का फ्यूजन मादा जनक की बॉडी के अंदर होता है, माध्यम में बाहर नहीं होता, कहां हो रहा है? बॉडी के अंदर हो रहा है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इसका एग्जांपल है शैवाल और उभयचर। इसके एग्जांपल है सरीसृप और अधिकांश स्तनधारी मनुष्य के सहित। इसके बाद जो हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है बाद हमें पढ़ना है कि निषेचन के बाद की प्रावस्थाएं, यानी कि निषेचन पश्च प्रावस्थाएं, यानी कि परिघटनाएं, यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि निषेचन पश्च
परिघटनाएं, जो निषेचन के बाद घटनाएं घटती है। अब जो घटनाएं निषेचन के बाद होती हैं वो दो होती हैं। कौन सी? जो हमें दो पढ़नी है। पहला है जाइगोट फॉर्मेशन, यानी कि युग्मनज निर्माण, और दूसरा एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि भ्रूणोद्भव। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमें दो पढ़ना है। पहले हम जाइगोट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम एम्ब्रियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे। नाम से पता चल रहा है जेनेसिस माने क्या होता है? फॉर्मेशन, यानी कि निर्माण। और किसका निर्माण? एम्ब्रियो। तो जाइगोट से एम्ब्रियो के निर्माण को एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। और युग्मनज का मतलब क्या है कि जब फर्टिलाइजेशन के बाद एक डिप्लॉइड सिंगल सेल का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? युग्मनज, यानी कि जाइगोट बोलते हैं। और यही जाइगोट आगे जाकर एक नए जीव का निर्माण करता है। अब जो निषेचन के पश्चात सेल बनती है उसे हम क्या बोलते हैं? द्विगुणित सेल को जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट से नया जीव बनता है। अब युग्मनज का जो आगे का विकास होता है वो दो कारकों पर निर्भर करता है। पहला, वातावरणीय परिस्थितियां। और वातावरणीय परिस्थितियां दो हो सकती हैं। अभी हमने फर्टिलाइजेशन में पढ़ा, क्या? या तो जल होगा बाह्य माध्यम में, या मादा जनक का शरीर। तो वातावरणीय कंडीशन जाइगोट के चारों तरफ कौन सी है? दो। या तो वो जल होगा माध्यम नॉर्मली, या मादा जनक के शरीर के अंदर होगा। दूसरा, जीव का जीवन चक्र। और दूसरी कंडीशन क्या है कि जीवन चक्र कैसा है ऑर्गेनिज्म का? वो जीव किस प्रकार का जीवन चक्र उत्पन्न करता है या प्रस्तुत करता है। अब जो अलैंगिक जनन के विपरीत जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन प्रायः प्रतिकूल परिस्थितियों में संपन्न होता है। यानी कि एक इंपॉर्टेंट बात हमें यह याद रखनी है कि अलैंगिक जनन फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन प्रायः प्रतिकूल यानी कि अनफेवरेबल कंडीशंस में होता है। जैसे हमारा पानी में कोई जीव रहता है तो वहां पानी कम होने लगा, फूड कम होने लगा, टेम्परेचर ज्यादा या कम होने लगा, तो ये सब अनफेवरेबल कंडीशन है। तो हमें याद क्या रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कब होता है? फेवरेबल कंडीशन में, यानी कि अनुकूल परिस्थितियों में, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके कब होता है? प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी कि अनफेवरेबल कंडीशन में। अब अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाइगोट बना है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें शैवालों की ही, तो शैवालों में या फंगी में यानी कि कवकों में अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जाइगोट बनता है और हमने कहा कि प्रतिकूल परिस्थितियों में हो रहा करता है, तो जाइगोट डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। इसके लिए उनमें क्या होता है कि जाइगोट के चारों तरफ एक कवरिंग चढ़ जाती है। अगर ये जाइगोट है तो उसके चारों तरफ एक थिक कवरिंग चढ़ जाती है, और ये थिक जो कवरिंग होती है वो टफ भी होती है, यानी कि मजबूत होती है, कड़ी होती है, मोटी होती है, प्रतिरोधी होती है। और ये जो कवरिंग होती है ये इसको प्रतिकूल परिस्थितियों, जैसे प्रतिकूल परिस्थितियां क्या? उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर, शुष्कन यानी कि डेसिकेशन यानी कि शुष्क होना, पानी की कमी, और यांत्रिक आघातों से उसकी सुरक्षा करते हैं। तो एल्गी में यानी कि फंजाई, एल्गी और फंजाई यानी कि कवकों और शैवालों में क्या होगा कि जाइगोट के चारों तरफ एक एक्स्ट्रा कवरिंग चढ़ जाएगी जो हार्ड होगी, प्रोटेक्टिव होगी, जो उसको सुरक्षा प्रदान करती है। अब जो युग्मनज है, जो युग्मनज है उसमें अब विभाजन कौन सा होगा ये डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गेनिज्म कैसा जीवन चक्र शो करता है। अब दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से? हैप्लॉइड यानी कि अगुणित, और डिप्लॉइड यानी कि द्विगुणित। अब हायर ऑर्गेनिज्म, हायर प्लांट, हायर एनिमल्स डिप्लॉइड होते हैं, लोअर ऑर्गेनिजम्स हैप्लॉइड होते हैं। अब अगर ये ऑर्गेनिज्म हैप्लॉइड है तो इससे जो जीव बनेगा वो भी हैप्लॉइड ही होना चाहिए,
और जो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म से जीव है, जनक से जो बनना है वो भी डिप्लॉयड बनना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जाइगोट बना होगा तो उससे जब हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनेगा या हम इसको कह सकते हैं संतान बनेगी, तो हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड जाइगोट बना और उस डिप्लॉयड जाइगोट से वापस क्या बनना चाहिए, संतान कैसी, हैप्लॉयड। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब जाइगोट में जो डिवीजन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, मियोसिस, यानी कि अर्धसूत्री। क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं, 4 सेल्स बनती हैं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या माता कोशिका से आधी हो जाती है। तो जब ये जाइगोट डिप्लॉयड है तो जाइगोट तो हमेशा डिप्लॉयड रहना है, लेकिन उससे बनने वाला ऑर्गेनिज्म या तो हैप्लॉयड होगा या डिप्लॉयड होगा। हायर ऑर्गेनिज्म में डिप्लॉयड होगा, लोअर ऑर्गेनिज्म में वो हैप्लॉयड होगा। तो जाइगोट से जब हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनेगा लोअर ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें हमेशा विभाजन कैसा होगा, मियोसिस। क्योंकि मियोसिस ही वो विभाजन है जो जाइगोट या कोई भी डिप्लॉयड कंडीशन वाली सेल से उसको हैप्लॉयड बना सकता है। तो इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि जाइगोट में हैप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स में क्या बनेगा, क्या होगा, मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। लेकिन चूंकि डिप्लॉयड जाइगोट बनाकर यहां पर ये भी डिप्लॉयड है, तो डिप्लॉयड जाइगोट से वापस डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म बनना है, संतान बननी है। तो इसका मतलब यहां पर जो विभाजन है वो क्या होगा, माइटोसिस होगा। क्योंकि माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, समसूत्री। समसूत्री हम क्यों बोल रहे हैं इसको समसूत्री विभाजन, कि सम माने क्या होता है, समान, यानी कि जितने क्रोमोसोम नंबर मदर सेल में होंगे उतने ही संतान में होंगे। इसलिए जाइगोट से होने वाला विभाजन यहां पर क्या होता है, माइटोसिस होता है, ना कि मियोसिस। तो याद हमें क्या रखना है कि हैप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में डिवीजन कैसा होगा, मियोसिस। डिप्लॉयड से संतान बनाते समय जाइगोट में विभाजन कैसा होगा, माइटोसिस। एगुणित वालों में जाइगोट में विभाजन मियोसिस, द्विगुणित वालों में जाइगोट में विभाजन माइटोसिस। इसके बाद सेकंड स्टेप पढ़ना हमको भ्रूणोद्भव, यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस। नाम से ही पता चल रहा है क्या, कि जाइगोट से एम्ब्रियो यानी कि युग्मनज से भ्रूण का जो निर्माण होता है उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, भ्रूणोद्भव। यानी कि डिप्लॉयड जाइगोट से भ्रूण यानी कि एम्ब्रियो के बनने की प्रोसेस को, प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं। अब एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 मेन घटनाएं घटती हैं, 2 मेन इवेंट्स होते हैं। नंबर 1 सेल डिवीजन, मतलब कोशिका विभाजन। दूसरा सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि कोशिका विभेदीकरण। तो अब जाइगोट से एम्ब्रियो बनते समय जाइगोट में 2 मेन घटनाएं घटेंगी। क्या, एक तो सेल डिवीजन होगा और एक सेल डिफरेंशिएशन होगा। अभी हमने जाइगोट के बारे में पढ़ा था कि डिवीजन किस टाइप का होगा, हैप्लॉयड होगा तो मियोसिस होगा, और वो अगर डिप्लॉयड से डिप्लॉयड बनेगा तो माइटोसिस होगा। अब सेल डिवीजन का फायदा क्या है, सेल डिवीजन से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है, कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। लेकिन कोशिका विभेदीकरण यानी कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, कि कोशिकाओं में रचनात्मक एवं क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। तो सेल डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, यानी कोशिका विभाजन का, कि समान प्रकार की कोशिकाओं में रचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन, जिसके कारण भिन्न भिन्न प्रकार के टिश्यूज यानी कि ऊतक और अंगों का निर्माण होता है। उसके कारण क्या होगा, विभिन्न ऊतकों यानी कि टिश्यूज एंड तथा अंगों का निर्माण होगा। तो
दो घटनाएं घटी सेल डिवीजन, जिससे सेल डिवीजन से फायदा क्या हुआ कि जाइगोट अभी कैसा था, सिंगल सेल। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल, एक सिंगल सेल यानी मतलब एक कोशिकीय संरचना है। इससे अब ये ऐसी सेल थी, जाइगोट था, अब इससे बहुत सारी सेल्स वाली स्ट्रक्चर बनने लगेगी, यानी कि अब ये डिवाइड होकर बहुत सारी सेल्स बनाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि सेल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, रचनात्मक और क्रियात्मक परिवर्तन होगा, जिससे ऑर्गेनिज्म के विभिन्न अंग और ऊतकों का निर्माण होगा। इसके बाद अब हमें क्या पता होना चाहिए कि जो युग्मनज है यानी कि जो जाइगोट है, उस जाइगोट का जो विकास होता है वो जंतुओं में अलग टाइप से होता है प्लांट से। तो युग्मनज के विकास के आधार पर जंतु कितने प्रकार के होते हैं? युग्मनज के विकास के आधार पर जंतु, युग्मनज के विकास के आधार पर जंतु तीन प्रकार के होते हैं। जंतुओं में युग्मनज का विकास के आधार पर जो जंतु हो सकते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। अंडप्रजक जंतु यानी कि ओविपेरस, अंडजरायुज यानी कि ओवोविविपेरस, और सजीव प्रजक यानी कि विविपेरस। अब इनके नाम से पता चल रहा है अंडप्रजक का मतलब क्या है कि जो निषेचन के बाद जाइगोट बनता है, तो जाइगोट का विकास मादा जनक की बॉडी के बाहर होता है और ये अंडे देते हैं। यानी कि अंडप्रजक का मतलब ये अंडे देते हैं। और अंडे क्यों देते हैं? क्योंकि ये अपने जो एग्स हैं उनको बॉडी के बाहर छोड़ देते हैं। और प्लासेंटा जिसे हम अपरा कहते हैं एब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। अब जो इसका मतलब क्या हुआ कि इन जीवों में, इन जंतुओं में जो जाइगोट का विकास होता है वो मादा के शरीर के बाहर होगा, मादा के शरीर की बॉडी के अंदर नहीं होगा। और ये दो प्रकार के एग दे सकते हैं, निषेचित यानी कि फर्टिलाइज्ड और अनिषेचित यानी कि अनफर्टिलाइज्ड। तो इसके एग्जाम्पल जो है वो क्या है? फिश एंड एम्फीबिया। एम्फीबिया को बोलते हैं हम उभयचर, जो जल और थल दोनों जगह रह सकते हैं। और फिश का मतलब है मछलियां, मीन भी बोलते हैं इनको। तो जो फिश और एम्फीबिया होते हैं वो अनफर्टिलाइज्ड एग देते हैं, यानी कि अनिषेचित। और दूसरे एग्जाम्पल कौन से हैं इसके? रेप्टाइल्स यानी कि सरीसृप, एंड एव्स मतलब पक्षी, पक्षी और सरीसृप। ये कैसे देते हैं? फर्टिलाइज्ड एग देते हैं, यानी कि निषेचित अंडे देते हैं। तो अंडप्रजक जंतु का मतलब क्या हुआ? जिनमें जाइगोट का विकास मादा जनक की बॉडी के बाहर माध्यम में होगा, ये अंडे देंगे, प्लासेंटा में नहीं बनेगा। और ये निषेचित और अनिषेचित दोनों प्रकार के अंडे दे सकते हैं। फिश और एम्फीबिया यानी कि मछलियां और उभयचर अनफर्टिलाइज्ड यानी कि अनिषेचित अंडे देते हैं, जबकि रेप्टाइल्स और एव्स यानी कि सरीसृप और पक्षी क्या देते हैं? निषेचित अंडे देते हैं, फर्टिलाइज्ड अंडे देते हैं। इसके बाद जो विविपेरस है, इसमें क्या होगा? ये इसका उल्टा है कि इसमें जाइगोट का विकास कहां होगा? कहां होगा? मादा जनक की बॉडी के अंदर, मादा जनक की बॉडी के अंदर। और एक बात और खास है इनमें कि मादा जनक और जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, यानी कि जो विकसित हो रहा भ्रूण है, जो विकसित हो रहा शिशु है, उसके बीच में एक स्ट्रक्चर डेवलप होती है जिसे क्या बोलते हैं हम?
प्लासेंटा यानी कि अपरा। और ये प्लासेंटा लिविंग कनेक्शन है मदर और डेवलपिंग बेबी के बीच में, प्लस टेम्परेरी है, अलग अलग जगह अलग अलग समय के लिए बनता है, प्लस ये एंडोक्राइन होता है यानी कि अंतःस्रावी होता है, अर्थात ये हार्मोन सिक्रेट करता है। तो मदर यानी कि माता और शिशु के बीच में एक कनेक्शन डेवलप होता है और इसकी सहायता से ये मदर अपने शिशु को न्यूट्रिशन यानी कि पोषण प्रदान करती है। तो जायगोट का विकास माता की बॉडी के अंदर होगा, प्लासेंटा डेवलप होगा जिससे मदर बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। और इसके जो एग्जाम्पल है वो है अधिकांश स्तनधारी, अधिकांश स्तनधारी मनुष्य सहित। अब जो तीसरा है अंड जरायुज यानी कि ओवोविप्रेस, इन दोनों के बीच की कंडीशन है। इसमें आपको याद क्या रखना है कि इसमें जो जायगोट का विकास है वो मदर की बॉडी के बाहर हो रहा है, इसमें मदर की बॉडी के अंदर हो रहा है। लेकिन इन जीवों में, इन जंतुओं में क्या होगा कि मदर फर्टिलाइज्ड एग को अपनी बॉडी के अंदर रखती है हैचिंग तक, टिल हैचिंग, जब तक वो हैच नहीं होता तब तक रखता है। और डेवलपिंग बेबी यानी कि शिशु और मदर के बीच में प्लासेंटा एब्सेंट होता है। यानी कि केवल इतना अंतर है कि ये एग बॉडी के बाहर देते हैं, ये अपनी बॉडी के अंदर ही उन फर्टिलाइज्ड एग को रख लेते हैं और जब तक उसमें हैचिंग नहीं होती वहां तक रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। और जब हैचिंग आती है तो डेवलपिंग बेबी जो था वो बाहर आ जाता है। तो इन दोनों के बीच की कंडीशन है। इसमें जायगोट का विकास बॉडी के बाहर, लेकिन इसमें अंदर, इसका करेक्टर हो गया। इसमें अंडे देते हैं लेकिन अंडे देते नहीं है, बॉडी के अंदर रख लेते हैं, फर्टिलाइज एग रखते हैं। और इसमें प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है, इसमें प्लासेंटा का डेवलपमेंट होता है, इसमें प्लासेंटा का डेवलपमेंट नहीं होता। यानी केवल फर्टिलाइज एग को कुछ समय के लिए अपनी बॉडी के अंदर रखते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या है? सम स्नेक्स, उसके बाद रेज। रेज एक प्रकार की फिश होती है जो काफी चौड़ी होती है। और सम स्नेक और शार्क्स, शार्क भी मछली होती हैं जो कार्टिलेजिनस फिश होती हैं। इसके बाद जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है कि जो ये तो हमने पढ़ा जंतुओं में युग्मनज का विकास, लेकिन इसके बाद हमें पढ़ना है कि पौधों में जो युग्मनज है उसका विकास कहां होता है। तो पौधों में जो युग्मनज है उसका विकास कहां होता है? ओव्यूल में, यानी कि बीजांड में। बीजांड के अंदर पुष्पीय पादपों में युग्मनज का विकास बीजांड के अंदर यानी कि ओव्यूल के अंदर होता है। और डेवलपमेंट के दौरान जब डेवलपमेंट चल रहा होता है तो चार मेन घटनाएं घटती हैं, चार मेन चेंजेस होते हैं माता के जनन अंगों में, जनन पार्ट्स में। नंबर 1 सबसे पहले क्या है? ओव्यूल यानी कि बीजांड काय में चेंज होता है? सीड में यानी कि बीज में मैच्योर हो जाता है, परिपक्व होता है। इसलिए बीज की या सीड की जो डेफिनेशन है वो क्या है? सीड इज अ मैच्योर ओव्यूल, यानी कि सीड परिपक्व बीजांड है। दूसरा जो इंटीगुमेंट होता है ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल का जो इंटीगुमेंट, ओव्यूल के ऊपर जो कवरिंग होती है, उसके ऊपर जो कवच होता है, कवरिंग होती है, वो कन्वर्ट हो जाती है सीड कोट में, जिसे हम बोलते हैं बीज कवच। और ज्यादातर ओव्यूल्स में 2 कवरिंग होती है, इसलिए सीड कोट भी 2 होती है, बाहरी टेस्टा और अंदर वाली आंतरिक टैगमेंट। इसके बाद जो थर्ड चेंज होता है वो जो ओवरी होती है यानी कि अंडाशय, वो मैच्योर होता है काय में? फ्रूट में यानी कि फल में। और ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और फ्रूट की डेफिनेशन इसलिए क्या हो जाती है? फ्रूट इज अ राइपेंड और मैच्योर ओवरी, यानी कि फल एक परिपक्व ओवरी है, अंडाशय है। और फोर्थ वन जो चेंज होता है वो क्या होता है? ओवरी वाल
ओवरी की जो वॉल है यानी कि जो अंडाशय की जो भित्ति है वो काय में कन्वर्ट होती है? फ्रूट वॉल में, यानी कि फल भित्ति, जिसे हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। इंग्लिश में भी पेरिकार्प भी बोलते हैं, हिंदी में पेरिकार्प बोलते हैं। और पेरिकार्प सामान्यतः 3 भागों में बटी होती है। आउटर माने बाहरी, एपिकार्प, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। मिडिल यानी कि बीच वाली, मीजोकार्प, हिंदी में भी मीजोकार्प, इंग्लिश में भी मीजोकार्प। और इनर माने अंदर वाली, एंडोकार्प। नॉर्मल 3 भागों में बटी, बाहर वाली एपिकार्प, बीच वाली मीजोकार्प, अंदर वाली एंडोकार्प। इसके बाद जब बीज परिपक्व हो जाते हैं तो बीज में क्या होता है? डिस्पर्जन होता है, जिसे हम प्रकीर्णन बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं? प्रकीर्णन बोलते हैं। तो डिस्पर्जन होने से क्या होता है कि जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाते हैं, बिखर जाते हैं। और जैसे ही सीड्स को सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं, वो मृदा में सूटेबल कंडीशंस में पहुंचता है, तो वो जर्मिनेट होकर एक नया पादप बनाता है। सूटेबल कंडीशंस क्या हो सकती हैं? जैसे टेम्परेचर की, लाइट की, वाटर की और अन्य इन्वायरमेंटल कंडीशन सूटेबल कंडीशन। जो सीड्स डिस्पर्जन के बाद जैसे ही सूटेबल कंडीशन में पहुंचता है तो वह जर्मिनेट होकर एक नया ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की भी सहायता ले सकते हैं।